गुड आफ्टरनून। आज मैं अमी आलोक ईटी एकेडमी के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से, छोटे मोटे कम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के बड़े लेवल के एग्जाम यूपीएससी तक के एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा। डिटेल में चर्चा कर रहे हैं आज हम, जिसका नाम है विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। यह जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक, विश्व बैंक आप नाम सुनते होंगे, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है, एक समूह है। यही हम चर्चा करेंगे आज, पूरे उसके समूह के बारे में, उसके कार्य प्रणाली के बारे में, भारत के बारे में, विश्व बैंक के साथ भारत का क्या संबंध है, भारत किस प्रकार से विश्व बैंक को देखता है और विश्व बैंक किस प्रकार से भारत को देखता है। इन सब नीतियों पर चर्चा करेंगे और आगे की भी राह देखेंगे इसमें कि विश्व बैंक का भारत के साथ संबंध आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लीजिए कि विश्व बैंक जो है, यह विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यह सब आप जानते हैं। इसके सदस्य देश टोटल 189 हैं और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। यह सब हम अपने क्लास में भी करवाए हुए थे, लेकिन इसमें हम अलग से आपको जो है सारी चीजें करवा रहे हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास है। एमडी एंड सीईओ इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुला कांत है। यह जो विश्व बैंक है, यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यूएन एमएफसी, इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, इसको यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। यह जो सम्मेलन हुआ, पहले इतिहास के बारे में देख लीजिए कि यह जो सम्मेलन हुआ, यह सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 तक टोटल 44 देशों के प्रतिनिधि जो थे वे इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और भारत भी उस प्रतिनिधि में एक था। कब से कब तक भाई? तो 1 से 22 जुलाई 1944 तक यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वह हुआ था। इसका तात्कालिक उद्देश्य क्या था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध और उस समय जो विश्वव्यापी संकट का दौर था, विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हमारा जो है हुआ और उसके बाद इसका यह जो विश्वव्यापी संकट से जूझ रहा था देश, उस देशों की मदद करने के लिए यह सम्मेलन हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। यह जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक, यह एक अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यह जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी, एक चीज और ध्यान में रखिए कि यह जो आईबीआरडी है, जो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ठीक है, और आईएमएफ की भी हम विशेष चर्चा किए थे, आज भी करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, इसकी स्थापना एक ही साथ 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो आईबीआरडी और आईएमएफ इस दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी। कब हुई थी? 1944 में।
1944 में आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना एक साथ हुई। कहां हुई? तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एक जगह है, उस न्यू हैम्पशायर में ही हुई थी। किस सम्मेलन के दौरान? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे थे कई देश, उन देशों की सहायता के लिए। आईबीआरडी को ही विश्व बैंक कहा जाता है। यह लाइन हम आपको अभी तुरंत बताए थे। आईबीआरडी को ही हम क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं। ठीक, यह लाइन बहुत याद रखिएगा। दूसरी बात कि विश्व बैंक का सदस्य, विश्व बैंक का सदस्य अगर कोई बनेगा तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। आईएफसी का जब आप सदस्य बनेंगे, हम बताएंगे भी आपको आगे चल के, तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन का सदस्य बनना जो है वह जरूरी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। अगर किसी चीज का आप पुनर्निर्माण कर रहे हैं, आप देखते हैं जैसे कोई पुल बन रहा है या कोई स्ट्रक्चर है जो टूट गया है, उसको फिर से बनाना, तो या कंस्ट्रक्शन करें या रिकंस्ट्रक्शन करें या उस चीज का डेवलपमेंट करें। आप सुनते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इस पुल को बनने के लिए भारत के साथ या बिहार के साथ, यूपी के साथ समझौता किया, नहीं, उसको इतना फंड जो है दिया। वह आर्थिक विकास करता है, आर्थिक सहायता देता है। किस चीज के लिए? ठीक है, राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि यह एक अग्रणी विकास संस्था है। वर्ल्ड बैंक क्या है भाई? तो यह वर्ल्ड बैंक जो है यह अग्रणी विकास संस्था है जो विकासशील देशों में, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने के लिए सबसे पहले किस चीज में, किस देश में? विकासशील देश में, ठीक है, गरीबी से लड़ने और सतत विकास को बढ़ावा देने, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा, जो टिकाऊ विकास है हमारा, उस दिन बताए भी थे कि जो सतत का मतलब आप क्या रखेंगे? सतत मतलब कंटिन्यूअसली तो होता ही है, निरंतर होता ही है, लेकिन सतत का मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से आप टिकाऊ रखेंगे, नहीं, टिकाऊ के साथ। और टिकाऊ कौन सी चीजें होंगी? जो चीज जो है निरंतर चल रही है, जो चीज निरंतर चल रही है वो चीजें टिकाऊ होंगी। नहीं, आप कंटिन्यूअसली, आप निरंतरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं तो टिकाऊ नौकरी पा लेंगे, आपका जीवन टिकाऊ हो जाएगा। सतत मतलब टिकाऊ, सस्टेनेबल, सस्टेन करने वाला, दूर तक और देर तक सस्टेन करने वाला ही सस्टेनेबल कहलाता है ना। नहीं, तो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पाद और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम करता है। यह विश्व बैंक क्या क्या करता है भाई? तो ध्यान रखेंगे, यह विश्व बैंक क्या कर रहा है? एक तो विकासशील देश में, सबसे पहले बात, किस देश में बस विश्व बैंक अपना पैसा देता है? विकासशील देश में। ठीक, भारत विकासशील है, भारत को पैसा देता है। तो विकासशील देशों में किस चीज से? तो गरीबी से लड़ने के लिए, और गरीबी के साथ साथ क्या भाई? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है, गारंटी देता है, जोखिम प्रबंधन, उत्पाद की सेवा देता है, नहीं, जोखिम से बचने के लिए कुछ सर्विस आपको प्रदान की जा रही है, या फिर जो है कुछ सलाह दे रहा है वर्ल्ड बैंक कि भाई ऐसा करो तो आपकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार से सुदृढ़ हो जाएगी। नहीं, तो यह काम करता है यह वर्ल्ड बैंक। दूसरी बात कि विश्व बैंक का प्रयास जो है वह सतत गरीबी में कमी के उद्देश्य से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, नहीं, क्या है भाई? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, नहीं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। ये कुछ गोल रखे गए हैं कि आप अपने विकास को
किस तरीके से 1000 साल में भी जो है क्या कहते हैं विकास आपका बढ़ेगा और 1000 साल तक आपको कुछ नहीं होगा, उस लक्ष्य को अगर आप प्राप्त कर ले तो आपका राष्ट्र जो है एक उन्नत राष्ट्र में जो है गिना जाएगा। वही तो यह जो गोल रखा गया है, यह गोल तक पहुंचने पर जो है केंद्रित है। विश्व बैंक का प्रयास क्या है कि एमडीजी के गोल तक नहीं, एमडीजी पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कुछ लक्ष्य रखे गए कि अच्छे स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, नहीं पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कई सारे गोल हैं, स्वच्छता होनी चाहिए। तो एमडीजी जो है, इस एमडीजी के गोल तक पहुंचने के लिए, और एमडीजी का गोल अगर पहुंचा देंगे भाई तो गरीबी तो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी। तो यह गरीबी को देखने के लिए, एक गरीबी की कमी के उद्देश्य से एमडीजी तक पहुंचने के लिए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यह वर्ल्ड बैंक जो है का प्रयास जो है वह कार्यरत रहता है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या अंतर है। नहीं, जो वर्ल्ड बैंक हमने देखा और आईएमएफ देखा, आईएमएफ हम पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देखेंगे आगे चल के। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर है क्या है कि विश्व बैंक जो है वह नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, ठीक, जबकि आईएमएफ केवल नीति सुधार कार्यक्रम के लिए ऋण देता है। नहीं, वर्ल्ड बैंक जो है पॉलिसी बनाने के लिए भी ऋण देगा, पॉलिसी में सुधार करने के लिए भी ऋण देगा, लेकिन और परियोजनाओं के लिए भी ऋण देगा। लेकिन जो आईएमएफ है वह केवल पॉलिसी बनाने के लिए ही ऋण देगा, पॉलिसी में सुधार करने के लिए ही ऋण देगा। उससे कोई प्रोग्राम है कि भाई हम जो है एक प्रोग्राम लाए हैं जनधन योजना, ठीक, अब यह जनधन योजना जो है, ठीक, यह नीति सुधार कार्यक्रम है, नहीं एक पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के लिए जो है वर्ल्ड बैंक भी ऋण दे सकता है, और अब ध्यान में रखें वर्ल्ड बैंक भी ऋण दे सकता है और आईएमएफ भी ऋण दे सकता है, ठीक। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई परियोजना है, कोई नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी नगर निगम, नहीं दामोदर घाटी परियोजना, अब इस दामोदर घाटी परियोजना को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, बिहार में कोई पुल का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस बिहार के पुल के निर्माण के लिए हमको केवल वर्ल्ड बैंक ही ऋण दे सकता है, आईएमएफ ऋण नहीं दे सकता। क्लियर है यह चीज? आईएमएफ केवल नीति सुधार कार्यक्रम के लिए ऋण देगा, क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा अंतर क्या है भाई? तो दूसरा अंतर है कि विश्व बैंक जो है केवल विकासशील देश को ऋण देता है। नहीं, विश्व बैंक किसको ऋण देता है? केवल विकासशील, अभी हम पढ़े थे। और जो हमारा वर्ल्ड बैंक जो है यह किसको ऋण देगा? केवल विकासशील, यानी जो विकासशील देश होगा वह उतना ज्यादा तो पैसा नहीं होगा उसके पास, लेकिन आईएमएफ जो है वह विकासशील को तो देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ साथ यह धनी देश को भी ऋण देगा, विकसित को भी दे देगा। ये नहीं, निर्धन राष्ट्र के साथ अपने संसाधन का इस्तेमाल जो है वह निर्धन के साथ साथ जो है धनी देश को भी देगा। एकदम ध्यान, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझिए इस टर्म को। ठीक है, तो अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में आपको अंतर पता चल गया कि वर्ल्ड बैंक क्या करेगा भाई? वर्ल्ड बैंक जो है वह नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजना दोनों के लिए ऋण देगा, जबकि आईएमएफ केवल नीति सुधार कार्यक्रम के लिए ऋण देगा। दोनों का काम ऋण देना है, दोनों का काम ऋण दे करके विकास करना है, गरीबी दूर भगाना है। और विश्व बैंक जो है वह केवल विकासशील देश को ऋण देगा, लेकिन आईएमएफ जो है विकासशील देश को तो ऋण देगा ही देगा, अपने संसाधन का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्र के साथ साथ धनी राष्ट्र को भी देगा। क्लियर? अब आइए हम अगला देखते हैं, विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थान।
ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है हमारा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG, इसमें कौन कौन से संस्थान शामिल हैं? तो विश्व बैंक में 5 अंतरराष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक में कितने संस्थान शामिल हैं, तो 5 अंतरराष्ट्रीय संस्थान संगठन शामिल हैं। नहीं, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यह कंज्यूम करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो यह जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है, यह सलाहकारी संस्था भी है, सलाह भी देता है वर्ल्ड बैंक, भाई ये काम मत करो, ये काम करोगे तो परेशानी होगी। वर्ल्ड बैंक कहता भी है, नहीं मानना ये आपकी कोई बाध्यकारी नहीं है कि हम नहीं करेंगे, वर्ल्ड बैंक का बात नहीं तो वर्ल्ड बैंक आ जाएगा मेरे पास, ऐसा नहीं, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन वह सलाह दे रहा है तो कुछ सोच समझ करके ही सलाह दे रहा होगा। तो पहली जो संस्था है हमारे पास इस 5 में से, उसका नाम है IBRD, जो हम पढ़ रहे थे अभी शुरुआती दौर में, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो IBRD जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई। IBRD की स्थापना कब हुई? 1945 में। IBRD के अंदर सदस्य कितने? 189। अब जितने सदस्य वर्ल्ड बैंक में है वही IBRD, क्योंकि IBRD को ही तो वर्ल्ड बैंक कहा जा रहा है, ये पहले ही बहुत बताए हैं हम आपको। नहीं तो और पूरा ग्रुप मिला देंगे तो वह हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IBRD पहला पार्ट है इसका। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य देखिए, IBRD का क्या उद्देश्य है? IBRD का उद्देश्य है मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। अब यह कह रहा है भाई कि मध्यम विकास वाले जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ठीक, उस विकासशील देश को, और जो गरीब देश हैं, ऋणग्रस्त हैं, जिसके पास बहुत कर्जा ले लिया है वो इधर उधर से, वैसे ऋणग्रस्त गरीब देशों को ऋण देंगे हम, गारंटी देंगे हम, और गैर उधार सेवा यानी ऐसी सर्विस देंगे जो हमको फिर वापस ना करना पड़े। यही ना गैर उधार हुआ। उधार और गैर उधार, जो उधार नहीं है यानी हम तुमको 10 रुपया दिया और हम आपसे 10 रुपया कभी नहीं चाहिए हमको, तो वह गैर उधार हुआ। तो विश्व बैंक जो है वह ऐसा भी काम करेगा कि आपको गैर उधार सेवा देगा कि ये लो पैसा हमको लौटाना नहीं, तो ऐसी सेवाएं भी IBRD देता है। क्लियर है? तो IBRD क्या कर रहा है भाई? IBRD का उद्देश्य क्या है? IBRD पहले कह रहा है कि हम जो मध्यम विकास के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इस विकासशील देश में, और जो ऋणग्रस्त गरीब देश हैं, जरूरी नहीं कि विकासशील देश ही, जो एकदम खूब गरीब देश है, ठीक, जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसे गरीब देश में जो है हम क्या करेंगे? ऋण देंगे, उसकी गारंटी भी लेंगे, और गारंटी दे करके जो गैर उधार सेवाएं हैं, इन सेवाओं को भी हम जो है देंगे। और इससे क्या होगा भाई? इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। नहीं, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा इससे, नहीं, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव स्वयं का विकास करता है, फिर समाज का विकास करता है, नहीं, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाता है। सबसे पहला विकास स्वयं का विकास होना चाहिए। अब इसके माध्यम से तो भाई हम सतत विकास को बढ़ावा देंगे, नहीं, और इसी में जो है क्या है भाई, अब हम जो है इसको बढ़ावा दिए। अब जब हम बढ़ावा दे दिए, ठीक, अब जब हम यहां बढ़ावा दे दिए तो इसमें, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं दोनों शामिल हैं, हम उस चीज का विश्लेषण भी कर सकते हैं और उसको सलाह भी दे सकते हैं। ये चीजें आप जान ही चुके हैं। तीसरी बात कि IBRD जो है वह दुनिया के वित्तीय बाजारों से अपना अधिकांश धन जुटाता है। अब देखिए,
अब IBRD अगर आपको पैसा दे रहा है तो वो पैसा कहां से जुटाएगा, लेगा कहां से? तो वह जो है दुनिया का जो वित्तीय बाजार है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, इस फाइनेंशियल मार्केट से अपना अधिकांश धन जो है वह जुटाता है, ठीक, और वहीं से ला करके जो है या आपको जो है पैसा देता है। ये सब चीजें पॉइंट आप ध्यान में रखिए। दूसरा जो है हमारा वह है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। नहीं, इसकी भी चर्चा हम किए थे, अभी हम आपको बताए थे कि वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए या IBRD का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपको IFC का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर आप IFC का सदस्य बनेंगे तभी आप IBRD के सदस्य बनेंगे, ठीक है। तो स्थापना जो है इसकी 1956 में की गई। इसके सदस्य देश हैं 184 और सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह क्या करता है? सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करेगा, ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसमें सारे समूह विद्यमान होंगे। दूसरा कि यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है, नहीं, और सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है ये, नहीं, तो यह विकासशील देशों में विशेष रूप से यह IFC जो है यह निजी क्षेत्र का बैंक है, नहीं, यानी निजी क्षेत्र पर केंद्रित है तो निजी क्षेत्र का बैंक है। इसके बाद कहता है कि यह जो है वह 100 से अधिक, यह जो IFC है यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को, यह क्या करता है IFC? तो रोजगार सृजित करने में, कर जुटा करके कर राजस्व जुटाने में, कारपोरेट प्रशासन में सुधार करने में, पर्यावरण प्रशासन में सुधार करने में और उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह जो IFC है, यह IFC क्या करता है? तो 100 से ज्यादा जो विकासशील देश है, और विकासशील देश में मार्केट बहुत जल्दी पनपता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो मार्केट पनप रहा है, जैसे भारत है, भारत एक विकासशील देश है और भारत का मार्केट जो है वह बहुत ज्यादा पनप रहा है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, 135 करोड़ की का मार्केट है ये, नहीं, अब इतना बड़ा बाजार है और यह बाजार दिन प्रतिदिन उभर रहा है। तो IFC ये क्या करता है भाई? तो विकासशील देश का जो बाजार है, वहां की जो कंपनियां हैं, वहां की जो वित्तीय संसाधन है, उसको में, ठीक है, उसमें क्या करता है? आपका रोजगार सृजित कर दिया, ठीक है, कर राजस्व जुटाया, वहां से कारपोरेट प्रशासन में सुधार किया, पर्यावरण प्रशासन में सुधार किया और उनके स्थानीय समुदायों में अपना सुधार करने में योगदान देता है, ठीक है। यह है हमारा IFC। अब IFC आप समझ गए। अब देखिए तीसरे नंबर पर जो आता है वह आता है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, यह इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना जो है वह कब की गई? तो 1960 में की गई। ठीक, इसके जो सदस्य देश हैं वो टोटल 173 सदस्य देश हैं और दुनिया के सबसे गरीब देशों की यह मदद करता है। यह IDA क्या करता है? IDA जो है यह गरीब जितना देश है, इन गरीब देशों की मदद करने के लिए समर्पित है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नहीं, इसमें से जो गरीब देश की मदद करता है, ठीक, इस गरीब देश में 75 गरीब देशों में यह लगभग ऐसा मानना है कि यह IDA 75 गरीब देशों में बुनियादी सेवाओं हेतु सहायता करता है। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि जो 39 गरीब देश हैं वो केवल अफ्रीका में है। 39 गरीब देश जो है वो केवल अफ्रीका में है और IDA जो है यह पूर्ण रूप से गरीबी सेवाएं देने के लिए समर्पित है। IDA का क्या उद्देश्य है भाई? तो IDA जो है यह सबसे बड़ी बात की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना, लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना। नहीं कि आपका जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को आप जो है किस प्रकार से जो है परिपूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, उसको और अच्छे ढंग से जो है आप उसको दिखाएंगे,
ठीक है, अपने जीवन स्थितियों में सुधार करेंगे, उस सुधार के लिए आपको अनुदान प्रदान कौन करता है? तो यह प्रदान करता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक, दूसरी बात कि यह भी करता है कि IDA जो है यह रियायती शर्तों पर ऋण देता है। रियायती शर्त का मतलब क्या हुआ भाई, यह ध्यान दीजिएगा। रियायती शर्त, अब देखिए जो गरीब देश है, नहीं मान लीजिए कि एक गरीब देश है, कोई छोटा सा गरीब देश, मान लीजिए लीबिया हो गया या और भी कोई गरीब देश अफ्रीका का कोई ले लीजिए, कोई नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि नाम से कोई गरीब नहीं होता, कोई एक गरीब देश है। अब किसी गरीब देश को आप ब्याज दे रहे हैं और कहेंगे भाई हम 15% पे ब्याज देंगे तुमको, 15, उसको अगर पैसा रहता तो वह तुमसे ब्याज काहे ले लेता, वह तुमको चुका ही नहीं पाएगा। नहीं, इसीलिए IDA क्या करता है, बिल्कुल रियायती शर्त, रियायती यानी यह शून्य कर देगा या तो ऋण को, कि आपको जो है ब्याज जो है, ऋण को नहीं, सॉरी ब्याज को शून्य कर देगा, यानी आपको जो है ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको हम दे दिए 100 करोड़ रुपया, आप 100 करोड़ से अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, आप अपने देश में रोजगार बढ़ाइए, विकास करिए और समानता को कम करिए, और जब आपके पास पैसा होगा तब आप हमको लौटा दीजिएगा। यही हुआ रियायती शर्त, यानी यह रियायत करना, या तो यह शून्य कर देगा या तो कहेगा हम आपको 100 करोड़ दिए, 5 साल में आप 1% के दर से या 0.25% के दर से बहुत कम ब्याज शुल्क लेता है यह IDA। क्लियर है? यानी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जो है यह इस प्रकार से करता है। आगे की बात अगर हम करें तो है निवेश विवादों के लिए निपटारे, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, इसका नाम है ICSID। बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, यह क्या करता है, अब कोई भी संस्थान है, उन संस्थान में आप इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कुछ। अगर आप कहीं कुछ निवेश किए भाई, तो निवेश अगर किए तो निवेश करने के बाद बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि विवाद होता है। उस विवाद के निपटारे के लिए, मान लिया जाए कि आपने वर्ल्ड बैंक के अंदर ही कुछ पैसा दिया, ठीक है, या फिर IFC को ही कुछ पैसा दिया, और पैसा दिया बाद में IFC मुकर जाए या ऐसा कुछ चीज हो जाए जिससे आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है, तो उसके निपटारे के लिए ही एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया ICSID, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना हुई, यह स्थापना 1966 में हुई थी, और यह एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यह क्या है, ICSID एक स्वायत्त है, और इसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है। ठीक, इसीलिए यह बाद में आया। और क्यों तैयार किया गया, ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए। कि मान लिया जाए कि आप देखें कि भाई आप कहीं पर गए हैं, किसी बैंक में गए हैं और वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, आप क्या देखते हैं कि इस बैंक का रेपुटेशन कैसा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि यह बैंक कहीं भाग जाएगा। तो यहां पर भी अगर कोई आदमी पैसा दे रहा है तो वह ये चीज देख रहा है कि अगर मेरा पैसा कहीं डूबेगा तो ICSID है जो क्या करेगा भाई, कि हमारा सेटलमेंट कर देगा, विवाद का निपटारा कर देगा। नहीं, इसका उद्देश्य तो आप समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय निवेश विवादों को सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। नहीं, और सबसे बड़ी बात, एक बात और बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यह जो ICSID है, यह हम आगे आपको बताएंगे ही, भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, यह भी हम आपको बताएंगे। ठीक, 5वां नंबर है हमारा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसको कहते हैं मीगा। 5वां जो संस्था है, उस 5वां संस्था का नाम है मीगा।
मीगा भी उसी चीज के लिए आया। स्थापना इसके 12 अप्रैल 1988 में हुई। इसके टोटल सदस्य 179 है। इसका गठन विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया कि प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई। अब एफडीआई को आप विकासशील देश में बढ़ावा देंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा भाई, नहीं? जिससे क्या फायदा मिलेगा कि आर्थिक विकास जो है वह होगा, एफडीआई आएगा, नहीं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आएगा, नहीं, प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अगर आएगा यहां पे हमारा, तो क्या होगा भाई? पैसा ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा आएगा तो फॉरेन कंट्री से आया तो पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा, यानी कुल मिलाकर के आर्थिक विकास की मदद मिलेगी। नहीं, आर्थिक विकास होगा तो गरीबी कम होगा, और गरीबी कम होगा तो लोगों को जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा। क्लियर तो है? फंडा तो उसी पर बैठा हुआ है कि आर्थिक विकास होगा। कैसे होगा, उसी के लिए इतना चीज किया गया कि मीगा आया। मीगा क्या लेकर के आया? एफडीआई को लेकर के आया कि विकासशील देश में एफडीआई सीधे आएगा, और एफडीआई आएगा तो क्या होगा? पैसा ज्यादा होगा। क्लियर है? बिल्कुल आसान भाषा में समझते रहिए। अब विश्व बैंक का कोई कार्यकारी निदेशक मंडल है। अब जो यह विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मंडल है, तो इसमें निदेशक नहीं, डायरेक्टरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे आप कहते हैं, तो विश्व बैंक समूह के लिए के 4 संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशकों के 4 बोर्ड हैं। एक आईबीआरडी, दूसरा आईडीए, तीसरा आईएफसी और चौथा मीगा। ये 4 बोर्ड हैं कार्यकारी निदेशक के अंतर्गत। इन बोर्डों में काम करने वाले जो कार्यकारी निदेशक हैं वो आमतौर पर समान होते हैं, यानी आईबीआरडी का आईबीआरडी बोर्ड है, आईडीए का आईडीए बोर्ड है, आईएफसी का आईएफसी बोर्ड है, मीगा का मीगा बोर्ड है। ठीक है? और उसमें जो कार्यकारी निदेशक हैं वो समान है। आईबीआरडी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, जो आईएफसी के अध्यक्ष हैं वो हैं, वही चीजें हैं। इसीलिए कहा कि आमतौर पर समान होते हैं। दूसरा कि कार्यकारी निदेशकों के ये बोर्ड विश्व बैंक समूह के यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, और सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा किया जाता है। सदस्यों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा किया जाता है। अब ये टोटल बोर्ड्स जो है 4 बोर्ड्स, इन बोर्ड्स में जो है टोटल 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं। कितने निदेशक होते हैं? टोटल 24। टोटल निदेशक कितने हैं? 24। और एक अध्यक्ष होता है, उसका एक सबसे ऊपर होता है, जो हम लोग पहले डेविड मालपास कमवें अध्यक्ष है, 13वें अध्यक्ष है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े वाले भाई साहब डेविड मालपास, ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन है अमेरिका का ही। और तीसरा बात कि विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? जो वर्ल्ड बैंक का सबसे ज्यादा शेयर जिसके पास होगा वही प्रस्तावित करेगा। और वर्ल्ड बैंक का सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो इसीलिए हम बोले क्या, डोनाल्ड ट्रंप के समय में ही आए हुए थे डेविड मालपास साहब। अब आगे देखेंगे हम कि विश्व बैंक समूह की सदस्यता आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप विश्व बैंक के सदस्य होंगे। तो आईबीडी के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत एक एग्रीमेंट था जिसके कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं। उसके तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले आईएमएफ में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक, जो आईएमएफ में शामिल नहीं होगा वह विश्व बैंक समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, और आईबीआरडी की सदस्यता मिलने पर ही आईएमएफ, अब देखिए आईबीआरडी के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले किस में सदस्य बनना पड़ेगा? आईएमएफ में। आईएमएफ में सदस्य बना तो सदस्य वह बन गया आईबीआरडी का, और जब आईबीआरडी का सदस्य वह बन जाएगा तो आईबीआरडी के सदस्यता मिलने पर ही आईडीए, आईएफसी और मीगा की सदस्यता मिलती है।
ध्यान रखिएगा। तब आप जो है आईडीए का, आईएफसी का और मीगा की सदस्यता जो है वह ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? उसके बाद कहता है कि बच गया क्या भाई मेरा, आईसीएसआईडी। अब जो आईसीएसआईडी है, जो अंतरराष्ट्रीय विवाद निपटारे के लिए जो संगठन बनाया गया था, आईसीएसआईडी में सदस्यता आईबीआरडी के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है, किंतु जो आईबीआरडी के सदस्य नहीं है वह भी इसके सदस्य हो सकते हैं आईसीएसआईडी के। ठीक है, लेकिन आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारा, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको जो है हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है, द हेग में। पढ़े होंगे आप, नीदरलैंड नहीं। तो जो आईसीजे है हमारा, उस आईसीजे के सदस्य हैं, उन्हें आईसीएसआईडी प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के 2/3 वोट का समर्थन मिलने पर ही सहायता दी जाती है। अगर मान लिया जाए कि आप आईबीआरडी के सदस्य नहीं हैं, ठीक, तो अगर आईबीआरडी के सदस्यों के लिए आईसीएसआईडी की सदस्यता जो है वो आईबीआरडी के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है, लेकिन आईबीआरडी के सदस्य नहीं है लेकिन आईसीजे के सदस्य हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य हैं, उन्हें आईसीएसआईडी प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर, ठीक है, अपने सदस्यों के 2/3 वोट का समर्थन अगर मिल गया, जो आईसीजे का 2/3 वोट का समर्थन अगर मिल जाता है, तो आपको सदस्यता आईसीएसआईडी की मिल जाती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रक्रिया जटिल है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि वर्ल्ड बैंक समूह जो है या वर्ल्ड बैंक जो है वह कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी फिलहाल कुछ दिन से बंद हो गया है। दूसरा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तीसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी करती है, और उसके बाद जो है इसके कुछ अन्य प्रकाशन भी निकलते हैं, जो भारत में गरीबी की स्थिति पर शोध पत्र वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया, दक्षिण एशिया आर्थिक फोरम फोकस जो द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार आता है, और ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट। ये 3 प्रकार के प्रकाशन, 3 प्रकार के और रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक आप देखें कि एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 3 प्रकार की रिपोर्ट और ये 3 प्रकाशन भी वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम विश्व बैंक समूह और भारत की क्या स्थिति है। तो देखिए, भारत जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किए गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, यानी भारत जो है संस्थापक सदस्यों में से एक हो गया। नहीं, सीधा बोल सकते हैं। दूसरा कि भारत जो है यह आईएफसी में 1956 और आईडीए में 1960, और आईएफसी की स्थापना 1956 में हुई, आईडीए की स्थापना 1960 में, उसमें भी संस्थापक सदस्य में शामिल है। क्लियर। और जनवरी 1944 में भारत जो है वह मीगा का सदस्य बन गया। मीगा का सदस्य कब बना भाई? जनवरी 1944 में। सॉरी 1944 नहीं, 1994 है ना,
हाँ, क्योंकि मिगा की जो स्थापना हुई थी वह 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। मिगा की स्थापना कब हुई थी, अभी पढ़े थे आप, 12 अप्रैल 1988 को, और जनवरी 1994 में मिगा का भारत सदस्य बना। ठीक, दूसरी बात कि भारत जो है वह आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है, यह भी हमने आपको अभी क्लियर किया था कि भारत जो है वह आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो भारत अपना तर्क रखता है यहां पर कि हम भाई आईसीएसआईडी का सदस्य क्यों नहीं बनेंगे। तो भारत कहता है कि इसके पीछे यह तर्क है भारत का कि आईसीएसआईडी कन्वेंशन जो है यह निष्पक्ष नहीं है, और इसके नियम जो है वह विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं, हमारे या विकासशील देशों के पक्ष में झुके हुए नहीं हैं। ठीक है, यह कह रहा है। दूसरी बात यह कहता है कि यह जो आईसीएसआईडी है इसका जो केंद्रीय अध्यक्ष है वह केंद्रीय अध्यक्ष क्या है भाई, विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। वह केंद्रीय अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। नहीं, जो मध्यस्थता करते हैं, जो बिचौलिए हैं, जो एजेंट हैं, उसकी नियुक्ति अध्यक्ष कर रहा है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते हैं तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है, जिसे आईसीएसआईडी द्वारा ही गठित किया जाता है। नहीं, तो यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है भारत को, कि भारत इसीलिए कह रहा है कि अगर उसको क्या कहते हैं आईसीएसआईडी ही उसको गठित कर रहा है, ठीक ना, तो आईसीएसआईडी पर जो कारण होगा वह कारण भारत के फेवर में होगा भी या नहीं भी होगा, यानी कह सकते हैं कि विकासशील देश के फेवर में होगा भी और नहीं भी होगा। और दूसरी बात यह भी कहता है कि इसमें भारतीय अदालतों द्वारा जो निर्णय है उसकी समीक्षा किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, भले ही उनका यह निर्णय सार्वजनिक हित के विरुद्ध ही क्यों ना हो, वह उसका निर्णय सार्वजनिक हित में भी होगा, लेकिन जो है भारतीय न्यायालय जो है, भारतीय अदालत जो है उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए भारत आईसीएसआईडी का सदस्य जो है वह नहीं है। समझ गए बात को, क्योंकि अगर असंतुष्ट पक्ष है वह पैनल से अपील कर रहे हैं, वह पैनल गठित ही आईसीएसआईडी ने किया, हमने अपना पैनल खुद गठित कर लिया। अब इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, तीसरा आदमी नहीं आएगा, हम सही हैं या गलत है, हम अपने आप को गलत कहेंगे कभी, हम अपने आप को सही ही कहेंगे। और इसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह जो कन्वेंशन है यह निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि इसका नियम किसकी तरफ झुका हुआ है, विकसित देश की तरफ झुका हुआ है। लाइन क्लियर है। अब देखिए, अब विश्व बैंक में सुधार की भी जरूरत है, हर चीज में कुछ ना कुछ सुधार होता है। ठीक, हर चीज में कुछ ना कुछ जो है ये है, तो भारत में भी जो है, इसमें विश्व बैंक में भी जो है वह सुधार की जरूरत है। तो भारत को क्या लगता है, भारत को यह लगता है कि विश्व बैंक जो है, ऐसे भारत को क्या लगेगा विश्व बैंक में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, सिर्फ भारत ही नहीं कह रहा है, और सब लोग कह रहे हैं। नहीं, जैसे यूएनओ में अभी रिफॉर्म की चर्चा हो रही है, नहीं तो यूएनओ में रिफॉर्म होगा, यानी फिर भी यूएन की स्थिति थोड़ी अच्छी होगी। रिफॉर्म हर चीज का जरूरत है, आप भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी में भी रिफॉर्म होना चाहिए समय दर समय, कि उस समय के अनुसार से ये कार्य होना चाहिए, इस समय के अनुसार से ये कार्य होना चाहिए। अगर आप बदलते हुए पैटर्न के साथ खुद में रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन में दूरियां हो जाएंगी। नहीं, सिलेक्शन और आपकी दूरियां क्या होंगी, बढ़ेंगी। रिफॉर्म करेंगे तो सिलेक्शन और आपकी दूरियां क्या होंगी, घटेंगी। तो वर्ल्ड बैंक में भी सुधार, अब वर्ल्ड बैंक में क्या क्या सुधार, तो विश्व बैंक पर यह आरोप लगता रहा है कि यह अपने एसएपी किसे कहते हैं भाई, एसएपी कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। अब यह स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या हुआ भाई, कंसिस्ट ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। नहीं, यानी आपको जो है वर्ल्ड बैंक से या फिर जो है
आईएमएफ से, ठीक है, कंट्रीज को जो एक्सपीरियंस इकोनॉमिक क्राइसिस होती है उसके द्वारा नहीं, या उसके लिए जो भी चीजें मिलती हैं या जो चीज वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ मुहैया कराता है वही एसएएफ हुआ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। इसको एक लाइन में समझना चाहे तो आप कह सकते हैं कंजिस्ट ऑफ लोन्स, कंजिस्ट ऑफ लोन। अब यह जो कंजिस्ट ऑफ लोन है, ठीक है, यह किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा भाई? प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, है ना? यही तो प्रोवाइड करेगा, इसी दोनों का काम है प्रोवाइड करना। तो एसएपी के जरिए विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्यों को पूरा करता है और इसमें अमीर देशों का वर्चस्व रहता है। तो इस चीज पे सुधार करिए सबसे पहले आप, कि एक तो पूंजीवादी उद्देश्य को थोड़ा सा कम करके आप इसको सोशल के तरफ भी कर सकते हैं, समाजवादी उद्देश्य की तरफ लेकर के जाइए। और दूसरा बात कि यह तो आप थोड़ा कम भी रखिएगा या ज्यादा रखिएगा चलेगा, लेकिन अगर इसमें अमीर देश का ही सिर्फ वर्चस्व रखिएगा तो गरीबा क्या करेगा? नहीं। दूसरी बात कि उभरती हुई आर्थिक स्थिति, दूसरी बात यह कहता है कि उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियों विशेष रूप से भारत और चीन तथा दुनिया के कुछ अन्य एशियाई और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को विश्व बैंक में उचित स्थान और भूमिका दी जानी चाहिए। विश्व बैंक में भूमिका वर्चस्व किसका है? अमेरिका का नहीं। इसीलिए तो अमेरिका सबसे ज्यादा शेयर लेकर के बैठा हुआ है, वही अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। अब जो अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा वही सारा कार्य करेगा, वही देखेगा, फाइनेंस को संभालेगा। तो कहता है, लोग कहते हैं, ठीक, देश कहते हैं कि भाई हमको भी दीजिए आर्थिक शक्ति, और विशेष रूप से भारत और चाइना ये दोनों भी प्रतिद्वंदी हैं सब चीज में। नहीं, भारत और चीन और दुनिया के कुछ अन्य एशियाई देश, कुछ लैटिन अमेरिकी देश, इन सबको भी आप उचित स्थान दीजिए। सिर्फ एक देश पर जो है या 4 देश पे आप निर्भर नहीं रहिए। तीसरी बात सुधार के अंतर्गत क्या कहा गया है? तीसरी बात कहा गया है कि विश्व बैंक अपने आप को बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढालने में विफल रहा है। नहीं, इसीलिए तेजी से आगे बढ़ रही भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, शायद 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की। अब देखिए भाई, कोई भी संगठन अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से आदमी क्या करता है? दूसरा संगठन बनाता है। तो अगर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ सही ढंग से काम नहीं करेगा, वह खुद को रिफॉर्म नहीं करेगा, वह आपके तरफ नहीं जुटेगा, तो भारत, चीन, ये सब जो छोटे छोटे और देश मिलकर के, जिसकी अर्थव्यवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो अपना अलग संगठन बनाएंगे। आपसे पैसा क्यों लेने जाएंगे? यही तो काम किया भाई एशिया वालों ने, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना लिया। नहीं, ये आईआईबी बना लिया और इसकी स्थापना कर दी। तो यह विश्व बैंक के लिए क्या होगा? घातक परिणाम होगा या नहीं होगा? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, हम तुमसे पैसा लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि तुम हमसे ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, हम दूसरे देश से लेंगे क्योंकि तुम ब्याज ज्यादा ले रहे हो, दूसरा ब्याज कम में देगा। तुम हमको सदस्यता नहीं दे रहे हो तो हम खुद ही अपना बैंक बनाएंगे, खुद ही सदस्य बन जाएंगे। तो कुछ लोग मिलकर के ऐसे ऐसे बैंक क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर भी वर्ल्ड बैंक को क्या चाहिए? रिफॉर्म करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि विश्व बैंक में सुधार वर्तमान विश्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों और विकासशील देशों को इस संस्था में एक सार्थक आवाज देने के हिस्से के रूप में बेहद आवश्यक है। यह चीज कंक्लूजन बताया कि विश्व बैंक में अगर हम सुधार कर रहे हैं तो वह वर्तमान विश्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करके जो है
विकासशील देश की भी शक्तियों को हम इसमें समाहित करें, केवल विकसित देश को ही ना रखें, एक आवाज के रूप में यह बेहद आवश्यक है विश्व बैंक में सुधार। ठीक है, तो सुधार समझ में आया। आइए, भारत के भविष्य को लेकर विश्व बैंक का क्या रुख रहा है यह भी देख लेते हैं, और यहां से हम इंड कर देंगे अपने वर्ल्ड बैंक को कि भारत का भविष्य क्या है भाई। तो भारत की जनसंख्या 1.3 अरब है, लगभग 1,35,00,000 ऊपर ही है, अब प्लस में चलिए, नहीं 1.3 अरब की जनसंख्या, और विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है भारत, और इसकी हाल ही में समृद्धि तथा इसका विकास वर्तमान समय की अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से एक है। नहीं कि भारत को जो है वह प्लेटफॉर्म जो है वह मिल रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नहीं, और माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, ये जो है अर्थव्यवस्था के मामले में तो बहुत ऊपर लेकर के जा ही रहे, भले बेस ईयर चेंज करे लेकिन 5 ट्रिलियन पहुंचा करके रखेंगे, चाहे आदमी मरे जरे इससे मतलब नहीं है, तो अर्थव्यवस्था के मामले में तो माहिर आदमी है। नहीं तो वह लगभग 1.3 अरब की जनसंख्या है, और विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत जो है वह शुमार है, यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा कि आज फार्मा हो गया, इस्पात हो गया, सूचना और अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी हो गई, इसके क्षेत्र में भी भारत की पहचान क्या है, विश्व स्तर पर है। नहीं, और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज माना जाता है जो इसके विशाल आकार और इसकी विशाल संभावनाओं के अनुरूप है। आज भारत आवाज उठा रहा है, हर चीज में आवाज उठा रहा है कि नहीं। जब भारत हर चीज में आवाज उठा रहा है और भारत की बात अब विश्व पटल पर सुनी जा रही है, चाहे आप भारत रूस यूक्रेन युद्ध ले लीजिए, यूएनओ में रिफॉर्म की चर्चा ले लीजिए, भारत पर आज क्या हो रहा है यानी भारत की बात सुनी जा रही है। और जब भारत की बात सुनी जाएगी तो निश्चित रूप से उस जगह पर रिफॉर्म होगा, वर्ल्ड बैंक में भी रिफॉर्म होगा, यूएनओ में भी रिफॉर्म होगा, और आने वाले समय में भारत जो है वह बहुत अच्छे स्तर पर जाएगा। नहीं, दूसरी बात कि भारत में बड़े बदलाव आ रहे हैं जिनसे इसके लिए 21वीं सदी का मजबूत देश बनने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नहीं, ये सब विश्व बैंक बोल रहा है भारत को कि भारत के लिए क्या क्या चीज है भाई, विश्व बैंक ने भी ये सब चीजें कही है। और भारत जो है वह विश्व का सबसे विशाल और अत्यंत युवा श्रम शक्ति वाला देश है। मोदी जी बोलते रहते हैं बार बार ना, 65% जनसंख्या 35 वर्ष से नीचे की है, बिलो 35%। नहीं, और ये एक मानव संसाधन है, मानव का बहुत बड़ा जो है युवा संसाधन है, भारत के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात कि देश में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया चल रही है, यह भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहीं से हम अंत करेंगे अपनी चीज को कि भारत में शहरीकरण की एक तीव्र प्रक्रिया चल रही है, और प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, रोजगार और अवसर की तलाश करने के लिए कस्बों और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। नहीं, तो यह इस सदी का विशालतम ग्रामीण और शहरी प्रवासन है। वर्ल्ड बैंक ने बताया है यह चीज कि विश्व का सबसे सॉरी ये दूसरी क्लास चल रही इसलिए गला जो है वह काम करना बंद कर रहा है, लगातार 3-3.5 घंटे से बोल रहे हैं हम इस वजह से। तो देश में शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वह तीव्र चल रही है, और शहरीकरण अगर हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है शहर की ओर, नहीं तो निश्चित तौर पर शहर का विकास जो है वह बहुत जरूरी है। नहीं तो विशालतम ग्रामीण और शहरी प्रवासन इसका हो रहा है, और इसलिए जो है यह
बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बदलाव को देखते हुए, इन सारे बदलाव को अगर हम देखें ठीक है, तो इन सारे बदलाव को देखते हुए उसकी वजह से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां यह देखना बेहद जरूरी होगा कि भारत अपनी श्रम शक्ति की उल्लेखनीय सामर्थ्य का विकास किस प्रकार करता है। कैसे भारत जो है वह सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से वह अपने आप में समृद्ध करता है, यह देखने वाली बात यहां पर हो जाती है। और बढ़ते हुए शहरों और कस्बों की समृद्धि के लिए किस तरह की योजनाएं तैयार करता है भारत, यह इस पर भी विशेष चर्चा की बात। और इन्हीं सब बातों से आने वाले समय में, ठीक है, देश और उसके निवासियों का जो भविष्य है वह पूरा भविष्य निर्धारित हो जाता है। विश्व बैंक में इस प्रकार विश्व बैंक और भारत, विश्व बैंक का भारत के लिए यह पूरा का पूरा रुख है। ये सारी चीजें विश्व बैंक ने कही है, वर्ल्ड बैंक ने कही है भारत के लिए कि किस प्रकार से भारत जो है वह अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। और निश्चित रूप से भारत जो है वह आने वाले समय में निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, इसमें कहीं कोई गारंटी नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है, गारंटी तो है ही इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज जो है विश्व बैंक को बहुत वृहद स्तर पर समझा है और लगभग अच्छे देर की क्लास जो है वह हो चुकी है। तो विश्व बैंक पर अब आप किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में हम विश्व बैंक से संबंधित, आने वाले समय में हम विश्व बैंक से संबंधित एमसीक्यू लेकर के आएंगे। विश्व बैंक से संबंधित एमसीक्यू करवा देंगे आपको, जिसमें लगभग 50 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, जो कुछ एमसीक्यू जो है वो वन लाइनर भी होंगे और कुछ एमसीक्यू जो होंगे इसके वे कथन कारण आधारित भी होंगे, जिससे आपको जो है प्रीलिम्स के एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और मेंस के लिए भी बहुत सारे पॉइंट हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, सुधार के कैसा हो, क्या क्या चीजें होगी इसके अंतर्गत और किन किन परेशानियों से आप जो है जूझेंगे, वे सारी चीजें जो इसके अंतर्गत हैं। तो हम यहीं पर अपनी कक्षा को आज समाप्त करते हैं। विश्व बैंक नाम का यह अध्याय हम यहां पर खत्म करते हैं। आने वाले समय में हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो लेकर के भी जो है आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विकास जी, जितेंद्र जी,
हेलो जितेंद्र जी, आवाज आ रही है? हेलो कृपया हेलो। हाँ सर। हाँ बोले क्या कि अरे रिकॉर्डिंग तो हो गया, इसको बंद कैसे करेंगे? रिकॉर्डिंग हो गया, देखिए ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग है कंट्रोल्स में, इसको दाब दें। हाँ हाँ। एक सेकंड।